नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि पंचकर्म जो स्वस्थ व्यक्ति है के लिए क्या पंचकर्म आवश्यक है या नहीं है। आज हम इसको जानते हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज प्रीति। आज आपका जो सभी जो आगंतुक है, जो हमारा नया लेक्चर है, उसमें सबका स्वागत है। तो हम जानते हैं कि आज जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो पंचकर्म है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए पंचकर्म, ठीक है, क्या पंचकर्म आवश्यक है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, रोगी हमारे पास कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसके लिए क्या पंचकर्म इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट आता है, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के साथ जो उसका परिचारक है या अटेंडेंट है, वो अपने आप को हेल्थी समझता है। वो समझता है कि भाई मैं स्वस्थ हूँ और मैं तो उसके साथ आया हूँ, और वो क्वेरी करता है कि भाई क्या पंचकर्म क्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है डॉक्टर साहब, ये उसका पहला प्रश्न रहता है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि हाँ, तो आपको जब भी क्वेरी के लिए आता है कि भाई पंचकर्म क्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो आप उसको कहिएगा कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के लिए पहले, क्योंकि आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है, आयुर्वेद आयुर्वेद का सिद्धांत का क्या सिद्धांत है कि आयुर्वेद का प्रयोजन, तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है कि स्वस्थ स्वास्थ्य, आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आत्मा विकार प्रशमनम च, कि मतलब पहले, मतलब रोगी की चिकित्सा नहीं करनी, पहले हमारा दायित्व है कि हम स्वस्थ व्यक्ति की के स्वास्थ्य का रक्षण करें। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण की मीन्स पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण होगा, उसके बाद रोगी की चिकित्सा होगी, क्योंकि पहला दायित्व प्रयोजन ही यही है। ठीक है, आयुर्वेद का मैंने आपने देखा होगा कि जो पहला हमारा जो लेक्चर था, तो उसमें यही था कि भाई आयुर्वेद कहते किसको, तो वो मीन्स आयुर्वेदिक जीवन। तो जीवन हम किसका रोकेंगे, पहले बचाएंगे कि पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसके जीवन की रक्षा करें। ठीक है, उसका जो दिनचर्या है, उसकी आहारचर्या है, ऋतुचर्या है, वो कैसे मेंटेन होनी है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। अगर किसी कारणवश दिनचर्या की वजह से, आहार की वजह से, ऋतुचर्या की वजह से आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, दोषों की वृद्धि होने लगती है, तो उसके लिए हमने पंचकर्म का विधान लिखा है। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते हैं कि भाई आयुर्वेद आचार्य के अनुसार कि अगर दोष वृद्धि हो जाए तो हमें उसका शोधन करना है। तो हमें दोष वृद्धि कहते हैं। अब कोई कहता है कि मैं तो स्वस्थ हूं, फिर मुझे कौन से दोष बढ़े। मैं तो, हर एक व्यक्ति जो रोगी के साथ आ रहा है वो अपने आप को स्वस्थ ही समझता है, परंतु उसको ये नहीं पता कि अकारण उसके शरीर में अनेकों रोग प्रविष्ट होते जा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधियों का घर है। इसमें जैसे जैसे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे शरीर में अनेकों रोग पैदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये दायित्व है कि हम अपने शरीर का रक्षण, अपने स्वास्थ्य के, जो स्वस्थ शरीर है, अगर हम अपने आप को स्वस्थ समझते हैं तो हमें इसका रक्षण करना है। तो हमें कौन सी चीजों का, दोषों का निराकरण करना है। तो जैसे मैंने कहा कि वसंत ऋतु में हमें कौन सी चीजें बाहर करनी है अपनी, कफ दोष, हाँ नहीं, कफ दोष, कि शरीर में अगर कफ दोष बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वो कब हो रही है, बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि जैसे फरवरी जनवरी जो मिड है, मार्च है आजकल, तो हम क्या करते हैं कि कुछ गरिष्ठ भोजन करने स्टार्ट कर देते हैं। भाई हमने गरिष्ठ में घी से तला हुआ भोजन, हलवा है, पकौड़ियां हैं, या कुछ और चीजें हैं जो घृत से बनती हैं, उसका संचय हमारे शरीर में हो गया, वृद्धि हो गई है कफ की। तो हमने बसंत ऋतु में हम अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, परंतु हमारे दोष जब शरीर में बढ़ने लग गए, हमें लग रहा है कि नजला खांसी जुकाम हो रहा है, तो हमने उस समय हमने कफ दोष का निराकरण करना है, शरीर से उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमने बसंत ऋतु में, अगर आप सोचते हैं तो बसंत ऋतु में आपने कफ दोष का निराकरण करना है। दूसरा, शरद ऋतु, शरद ऋतु में हमने क्या करना है, विरेचन करना है, पित्त का निराकरण करना है। पित्त दोष जो बढ़ा हुआ है, जो हमने बसंत ऋतु में क्या करना था, कफ दोष बढ़ गया है तो हमें वमन करना है, यहाँ पर वमन करना है। शरद ऋतु में हमें क्या करना है, पित्त दोष बढ़ गया है तो क्या करेंगे, विरेचन, यहाँ पर विरेचन। तो विरेचन के माध्यम से हम अपने शरीर के जो पित्त दोष है उसको हम बाहर करना। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया, बसंत ऋतु में, अब ये क्लियर हो गया, बसंत ऋतु में क्या करना है, कफ दोष बढ़ गया था, वमन करना है। और शरद ऋतु में क्या करना है, पित्त दोष बढ़ गया था, विरेचन करना है और रक्त मोक्षण करना है। और रक्त मोक्षण, तो देखो पांच पंचकर्म के प्रोसेस बताए थे मैंने, कौन कौन से, वमन, वमन कर्म बताया, विरेचन कर्म बताया, ठीक है, फिर बस्ती कर्म बताया था, फिर नश्य कर्म बताया था, फिर रक्त मोक्षण या सिलोवेरेचन बताया था। तो ये 5 दोषों से आप अपने शरीर का, अपने दोषों का निराकरण कर सकते हैं, दोषों को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, जैसे पसंद, अब मैंने कहा कि भाई आज जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है कि क्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए पंचकर्म आवश्यक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या, बसंत ऋतु में कौन सा दोष बढ़ गया था, हमारा कफ, तो हमने वमन के माध्यम से उसको दूर कर दिया। शरद ऋतु में क्या बढ़ गया था, पित्त दोष बढ़ गया था, तो हमने उसको विरेचन, पित्त दोष बढ़ गया था तो हमने विरेचन और रक्त मोक्षण के माध्यम से उसको बाहर कर दिया। और तीसरा हमने क्या करा, जो बस्ती, अब देखो कफ दोष दूर हो गया और पित्त दोष दूर हो गया, और हम जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु से पहले हमारा क्या, वात संचय होने लगता है, वात दोष बढ़ने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, बस्ती चिकित्सा का प्रावधान है, बस्ती चिकित्सा ले रही है, जिससे हमारी जो रुक्षता है शरीर में वो खत्म हो जाए और
आगे जो वात दोष है, जोड़ों में दर्द है, संधि शूल है, आम आम वात है या गाउट है, अर्थराइटिस है, संधिवात है, वर्षा ऋतु में ये कह रहा है कि हमने बस्ती चिकित्सा करनी है। तो बस्ती चिकित्सा में 2 प्रकार की चिकित्साएं कौन-कौन सी निरू बस्ती और अनुवासित बस्ती। तो ये क्या करेगा कि जो आपके शरीर में रुक्षता बढ़ रही है, इसीलिए कहा है कि जो वर्षा ऋतु में आपने वात संबंधित जो आपके शरीर में वात को बढ़ाने वाले आहार है, उसका त्याग करना है। जैसे दूध है, दही है, उड़द की दाल है, राजमा है, छोले हैं, अरबी है, ये वर्षा ऋतु में नहीं खानी है आपने। क्लियर हो गया? तो ऐसे में हमने बस्ती चिकित्सा करनी है। तो और नश्य क्या करना है? नश्य वर्षा ऋतु को छोड़कर नश्य आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, केवल, ठीक है? जब आसमान साफ हो तब आप उस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया कि स्वस्थ व्यक्ति में के लिए जो पंचकर्म है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का प्रयोजन है कि पहले हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का रक्षण करना है, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है, तब जाके रोगी की चिकित्सा करनी। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये जो है, ये मैंने आज पूरा टॉपिक रखा था, वो रखा था कि भाई कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए क्या पंचकर्म आवश्यक है या नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।